हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ह्यूमैनिटास एड। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 बोर्ड के लिए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस देख लेना, इसमें सारा पूरा सिलेबस कवर्ड है। और कोई भी अगर डाउट वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लीव वगैरह कर सकते हो उसे। एंड मैं ट्राई करूँगा कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आपके पेपर से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम पहले मिल जाए, ताकि आपका कोई भी डाउट हो तो वो सब क्लियर हो जाए। ऑलराइट, तो लेट्स गेट इन टू इट। पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, नेशनल इनकम से। तो पहले नेशनल इनकम में हम ये वाले कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 मार्क में आ जाता है, या किसी भी फॉर्म में ये आ जाता है। एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आपसे एक आधा क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आइटम्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, और उसके बाद आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी पूछे जा सकते हैं, कि ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको बोल जा सकते हैं कि कौन सा आइटम जो है इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में या नहीं होगा। तो ये हम डिस्कस करने जाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑल द 3 मेथड्स जो आपको दिए हुए हैं, इनकम, आपका एक्सपेंडिचर, ये सारे मेथड्स। उसके बाद लास्ट आपका जो क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, इसको हम डिस्कस करने जाएंगे। अब देखो इधर, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। तो यहाँ पे मैं जो आपको ये डायग्राम देख रहे होगे, आपको सिर्फ ये डायग्राम बना के नहीं आना है पेपर में। मैं आपको ये बात पहले क्लियर कर देता हूँ, डायग्राम आपको बना के आना है, यस। उसके बाद आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। आप लिखोगे कैसे, हाउस होल्ड जो है फर्म्स को, बिजनेसेस को लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज प्रोवाइड करते हैं एंटरप्रेन्योर, और उसके बदले में जो है उन्हें फैक्टर पेमेंट्स मिलती है फ्रॉम द फर्म्स ऑफ बिजनेस इन द फॉर्म्स ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, फिर लेटर ऑन एसी फैक्टर पेमेंट्स क्या बन जाती है, हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और वो बिजनेस फर्म से फ्लो जो है गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं। इस इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट कि इसमें देयर इज़ नो सेविंग। ठीक है, तो ये बात आपको नोट करनी है, इसमें ये ज़रूर लिख कर आना ऐसे करके। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये काफ़ी साल जो है प्रीवियस पेपर्स में भी आ चुका है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। तो इसमें 6 पॉइंट्स जो है हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, चेंज इन प्राइसेस, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, एक्सटर्नैलिटीज़ जो आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव होती हैं, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी से हमारा क्या मतलब है, इट इज़ कि अगर हमारे जो पॉपुलेशन या बेसिकली जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर है, क्या वो ज़्यादा है। अगर वो बहुत ज़्यादा है तो वेलफेयर जो है कम होगा सोसाइटी का, क्योंकि फिर एक बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है बिटवीन द रिच एंड द पुअर। उसके बाद चेंज इन प्राइसेस पे ये कहता है कि अगर हमारी जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, बट प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, जीडीपी हमारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, नॉट हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर वो नहीं बढ़ा, तो इसके बेसिस पे जो है कोई रियल इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस बात करते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते। जैसे आपकी मदर की कोई सर्विस हो गई, या आपके घर पे कोई आपके लिए खाना वगैरह बनाता है, हम उस पर कोई पैसा नहीं डाल सकते। सिमिलरली कोई लीजर टाइम एक्टिविटी आप जैसे कर रहे हो, ठीक है, आप अपने पार्क में क्रिकेट वगैरह खेलने जा रहे हो ऐसे एक ग्रुप बना के, तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जो नॉन मॉनेटरी हो गई, ठीक है, जो इनका कोई टर्म में मेजर नहीं कर सकते, तो दे डू प्रोवाइड वेलफेयर, बट इनका जीडीपी पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहता। उसके बाद जब हम बात करते हैं एक्सटर्नैलिटीज़ की, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो पहली बात तो एक्सटर्नैलिटीज़ क्या है, कोई हार्म या बेनिफिट इंकर्ड बाय अ पर्सन और अ फर्म जिसके लिए ना ही उन्हें कोई ना ही दे आर पेड, ना ही दे आर पीनलाइज्ड। ठीक है, तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ में क्या आ जाता है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी तब हो गई जैसे समझ लो मैं जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर रहा हूँ, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मैं एज अ फर्म समझ लो मेरे बड़े ज़्यादा धुआं वगैरह स्प्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी फैक्ट्रीज़ वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रही है, तो ये एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। इसके लिए मेरे को मे बी कोई ऐसे पैसे वगैरह नहीं भरने पड़ रहे। सिमिलरली पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या हो गई, समझ लो मैं एज अ पर्सन अपने घर पे मैं गार्डनिंग करनी अच्छी लगती है मेरे को, ठीक है, या मेरे को ट्रीज प्लांट करना अच्छे लगते हैं, या हम पब्लिक पार्क्स वगैरह का भी यूज़ वगैरह करते हैं, एज पीपल वी यूज़ पब्लिक पार्क्स वगैरह, तो उसका हमारी हेल्थ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगेन उसके लिए वी आर नॉट पेड और एनीथिंग, तो ये हो गई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का पार्ट। ठीक है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अब ये रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाला कहता है कि व्हेन जीडीपी इंक्रीजेज, ठीक है, जो रेट ऑफ जीडीपी इंक्रीज है वो लेस देन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है। जैसे समझ लो कि जो पॉपुलेशन की बढ़ने की स्पीड है वो जीडीपी के बढ़ने की स्पीड से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, पर कैपिटा जीडीपी जो है हमारी, जो पर कैपिटा जीडीपी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी की बात करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी ये कहता है कि
जब भी कोई नए गुड्स जो हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर वो मास कंजम्पशन वाले गुड्स हैं, जैसे कि जो ज़्यादातर जनता को कंज्यूम करती है, दैट इज़ अ गुड दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। अगर कोई हमारे लिए समझ लो कुछ फूड वगैरह फूड वगैरह की प्रोडक्शन में बढ़ रही है, या कोई ऐसे डेली आइटम्स हो गए जो हमें चाहिए हो गए, कोई रिसोर्सेज वगैरह, तो वो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट अगर कोई ऐसे गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ गई है हमारे देश में, किसी ऐसे प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ी है, जैसे समझ लो वॉर गुड्स हो गए, ठीक है, तो उससे हमें जो है कोई डायरेक्ट वेलफेयर नहीं होगा हमारा, इवन द जीडीपी बढ़ेगी उससे, ठीक है। तो दिस इज़ द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर, ये 6 पॉइंट्स में। इसका क्वेश्चन आपको 6 मार्क में भी आ सकता है, 4 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी आ सकता है। अगला देखते हैं, आइटम्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। पहला बहुत सिंपल, ट्रांसफ़र इनकम एंड पेमेंट्स। ये आपकी यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस होती हैं, समझ लो आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह कुछ कहीं से मिलती हैं, तो दीज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन आपकी नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि ये वन साइडेड है, इसके बदले आपको कुछ मिलने का प्रॉमिस वगैरह नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा सिनेरियो रहता है, इसलिए नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूडेड होती हैं। कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट क्या हो जाती हैं? टैक्सेस। टैक्सेस हो गए आपके, कैपिटल टैक्सेस हो गए, कैपिटल गेन पे आपके कोई टैक्सेस लगे हैं, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए जो जीएसटी हो जाता है हमारा, ठीक है। ऐसे टैक्सेस, इसके बदले आपको सरकार कुछ प्रॉमिस नहीं दे रही है कि आपको कुछ मिलेगा। टैक्सेस इज जस्ट ए कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट दैट वी हैव टू डू, एंड दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। उसके बाद हम बात करते हैं सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स अगेन आपके हो गए मशीनरी टाइप के हो गए, ठीक है। ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स कोई आपके स्टॉक्स वगैरह हो गए, तो ये सेल एंड परचेज इनकी जो है नॉट इंक्लूडेड होते हैं। अगर कोई शेयर्स वगैरह मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है, और फिर इन्हें ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो है इंक्लूड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं शेयर्स खरीदता हूँ और मैं उसको बेच देता हूँ, तो ये बस एक शिफ्ट ऑफ लाइक बेसिकली एक पेपर पे नाम चेंज होगा, इसलिए इसको नहीं इंक्लूड करे जाते। अब देखो अगली चीज़ क्या नहीं इंक्लूड होती, विंडफॉल गेंस। विंडफॉल गेंस मतलब लॉटरी में अगर मैं कुछ जीतता हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं इंक्लूड होती है। उसके बाद नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस अगेन अभी हमने पीछे जीडीपी एंड वेलफेयर में भी पढ़ा था कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं करी जा सकती, ठीक है, दैट इज़ नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। सेम एग्जाम्पल जो उसमें दिया था वो इसी में। इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है ऐसे गुड्स जो जैसे समझ लो मैं अगर मैं एक बेकर हूँ और मैं एक ब्रेड खरीद रहा हूँ, ठीक है, मैं एक गुड खरीद रहा हूँ ब्रेड, ठीक है। अगर मैं अपने घर पे खरीद रहा हूँ तो मैं ब्रेड फाइनली कंज्यूम करने के लिए खरीद रहा हूँ कि मैं ब्रेड खा जाऊँगा, बट एज अ बेकर मैं ब्रेड खरीद रहा हूँ या मैं वीट खरीद रहा हूँ समझ लो टू बेक अ केक आगे जाके, ठीक है। तो इट इज़ नॉट एट इट्स फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इसीलिए अभी हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। जब आगे जाके बेकर जो है समझ लो ब्रेड या केक बना देगा, वो केक इंक्लूड होएगा जिसमें सारी कॉस्ट ऑलरेडी एडेड होंगी, ठीक है। तो इसलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। उसके बाद हम बात करते हैं सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स क्यों नहीं इंक्लूड होते? वरना डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम जो है आ जाती है। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम पे भी आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है इसी के ऊपर कि वाई इज़ डबल काउंटिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। दैट कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन, छोटा 3 मार्क में आ सकता है आपसे वो, तो उसको भी प्रिपेयर कर लेना। आगे देखो कैपिटल लॉस एंड गेन्स, ठीक है। कैपिटल लॉस हो गया आपका, समझ लो हमारी जो लाइक बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो किसी अर्थक्वेक वगैरह में डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड। एंड गेन्स के फॉर्म में समझ लो कि समझ मैंने घर खरीदा हुआ है, जैसे मेरा घर अभी है, इसका अगर कल प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, कि लैंड की वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। उसके बाद नेशनल डेट इंटरेस्ट, जो भी हम हाउस होल्ड एज अ हाउस होल्ड हम किसी बैंक वगैरह को जो हमें इंटरेस्ट रेट्स देने होते हैं अपने डेट पे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे ब्रोकर्स कमीशन, ठीक है। समझ लो मैं आज कोई सेकेंड हैंड चीज़ बेच रहा हूँ या अपना घर बेच रहा हूँ या अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ, तो उस पर जो ब्रोकर काम करेगा उस चीज़ को बेचने के लिए और जो कमीशन वो लेगा वो इंक्लूड होगी। क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी टाइप ऑफ वो है, उसका पार्ट ऑफ इनकम है वो, तो दिस विल बी इंक्लूडेड। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें आ जाता है आपका इम्प्यूटेड रेंट जैसी चीज़ें। समझ लो इम्प्यूटेड रेंट, अगर मैं अपने घर पे एक फैक्ट्री चला रहा हूँ, लाइक अपने घर पे मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, तो इम्प्यूटेड रेंट कहता है कि मेरे को अगर मैं यही घर किसी और को रेंट पे देता, किसी और बिजनेस को, तो समझ लो मेरे को 40,000 रुपये महीने का मेरे को रेंट मिलता उस पर, ठीक है। तो ये है इम्प्यूटेड रेंट कि अगर मैं अपने ही घर पे आज काम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ये 40,000 रुपये बच रहे हैं, नहीं। अगर मैं ऐसे किसी और को देता तो मेरे को 40,000 रुपये मिल रहे होते, तो मेरा 40,000 का नुकसान हो रहा है। दिस इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो काउंटेड एज अ कॉस्ट, और ये इंक्लूड होता है। उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट में, इसका मतलब है कि हम मशीन्स वगैरह खरीदते हैं, कोई जैसे ऐसे कैपिटल या फाइनेंशियल एसेट्स अगर हम खरीदते हैं, दे आर इंक्लूडेड, ठीक है। जैसे कि आपकी मशीनरीज हो गई, ठीक है। अगर कोई
लाइफ स्टॉक वगैरह खरीदे हैं तो वो ये सारी आपकी जो है इंक्लूड हो जाती हैं। उसके बाद पेमेंट्स ऑफ बोनस की बात करते हैं। पेमेंट्स ऑफ बोनस में समझ लो आपके पेंशन फंड में या कोई ऐड ऑन हो रही है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको लाइक आपकी सैलरी के साथ साथ आपको समझ लो एक बार ट्रिप दे दी कहीं की, या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बोनस के फॉर्म में, अलग अलग चीज़ें, तो दिस विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये किसके अंदर आ जाती हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है ना, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट बाय हाउस होल्ड की, जैसे कि हम बस फेयर, एग्ज़ाम फीस, ये सारी जो हम गवर्नमेंट को, हमारी जैसे बस फेयर, अगर मैं आज एक बस लेता हूँ मैं पैसा दूंगा तो वो इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में। सिमिलरली जैसे आप CUET वगैरह दोगे अभी आगे जाके, उसकी आपको एग्ज़ाम फीस भरनी पड़ेगी, तो वो भी इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में। आगे हम बात करते हैं प्रॉफिट अर्नड बाय एन इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांचेस अब्रॉड। ठीक है, तो कोई इंडियन कंपनी है, समझ लो टाटा है, टाटा की कोई अगर ब्रांच ऐसे USA, लंदन वगैरह कहीं पे खुली हुई है, तो जितना भी रेवेन्यू टाटा जनरेट करेगी वो सारा जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फ्री सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, जैसे कि डिस्पेंसरी जहाँ पे मेडिसिन वगैरह मिलती हैं, एजुकेशन, ये ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय वगैरह हो गए, एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करते हैं। इनकी भी जो है सर्विसेज, ये जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, इनकी भी ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ फॉरेन टूरिस्ट, अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में आके कोई चीज़ें वगैरह खरीद रहा है हमारे लोकल मर्चेंट से, देन इट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और लास्टली आपके पास आ जाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन्स पेड बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है, बेसिकली समझ लो मैंने कोई लोन ले रखा है एज अ पर्सन, तो हमें क्या बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। अगर मैं ऐसे 1 लाख का लोन दे रहा हूँ तो बैंक कहेगा ठीक है आपको 8% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा इस पर पर ईयर। तो जो भी मैं इंटरेस्ट उस पर दूंगा हर महीने या हर साल जितना भी, वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा बिलो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो आपको क्या निकालना है, NDP एट FC निकालना है इसमें से। ठीक है, यहाँ पे आपको हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, GDFCF दिया हुआ है, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो आपको इसको GDCF में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले इसमें, है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा, आपका GDP एट MP निकलेगा उसमें। ठीक है, GDP एट MP, उसके बाद आपको उसको कन्वर्ट करना है NDP एट FC पे। तो ठीक है, तो आपको पहले तो उसमें से MP से FC में जाना है आपको, और नेट से ग्रोस से जो है नेट में जाना है। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे ये सारी आपके पास चीज़ें हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे सिमिलर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ पे फोकस करा करो, जो ऐसे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को, इन दोनों को सिमिलर तरीके से मत ट्रीट करो, अलग अलग तरीके से ट्रीट करो। बाकी न्यूमेरिकल्स काफ़ी सिंपल आते हैं, नेशनल इनकम के थोड़े से ट्विस्टेड रहते हैं ऐसे करके, जैसे नेट एडिशंस टू स्टॉक दिखा दिया। ठीक है, तो ये चेंज इन स्टॉक है, नेट एडिशंस टू स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक आ गया आपका यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको NIT डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आपको दिया हुआ है, तो आप आपके नेट एक्सपोर्ट्स भी निकाल सकते हो इधर। ठीक है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, आपका नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आपको इसको मिला के जो है आपका GDP एट MP निकलेगा। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स को इंक्लूड करके, उसके बाद आपको उसको NDP एट FC में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन जो है इधर है, यहाँ पे एक बार जो है क्वेश्चन पे पॉज करके एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का, उसके बाद इधर आके सोल्यूशन के साथ मैच कर लो। फाइनल आंसर 4700 आना चाहिए आपका। ठीक है, 4700 करोड़ ऑब्वियसली, यूनिट लगाना मत भूलना, नंबर कट सकता है। एंड यहाँ पे GDP एट MP को कैसे पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है हमारा, कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल, ग्रॉस डोमेस्टिक, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एडिशन टू स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट, जो आपका एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखो आपने जैसे इसने चेंज इन स्टॉक और डोमेस्टिक फिक्स को ऐड करा है, आप इसको एक ब्रैकेट में डाल देना टू शोकेस कि ये क्या बन रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट्स हो गए, और इन सबको फाइनली ऐड करके हमारा आ गया GDP एट MP। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन माइनस करी, NIT माइनस करा, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल GDP में। तो डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल GDP, इस पे आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसके फॉर्मूला को भी याद करना। बट रियल एंड नॉमिनल GDP का जो है कभी कभार आपसे डेफिनेशन वगैरह पूछ ली जाती है, तो इसलिए ये भी समवट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा आपके। तो यहाँ पे देख लो रियल एंड नॉमिनल GDP क्या है, 3-3 पॉइंट बना रखे हैं, क्योंकि 3 मार्क के क्वेश्चन की आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम मनी एंड बैंकिंग की तरफ। ठीक है, तो मनी एंड बैंकिंग में ज़्यादा आपका
आपको पता है चैप्टर भी आपका 6 मार्क का ही आ रहा है। एंड मनी एंड बैंकिंग के मेनली कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं क्वेश्चंस हैं, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आओ तीनों देख लेते हैं। पहला तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं, एटलीस्ट एक ना एक सेट में आ ही जाएगा ये, क्योंकि फेवरेट क्वेश्चन कह लो, सीबीएसई को देना बहुत पसंद है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स विद अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो यहाँ पे आपसे क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन का जो है पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने को कहा है आपको, और साथ में एक एग्जांपल भी मांगा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा कि कमर्शियल बैंक से ऐसे पूरी डेफिनेशन वगैरह आपकी लिखी हुई है पहले एक्सप्लेन करते हुए। उसके बाद एलआरआर का जो है रोल बताया हुआ है उसमें, कि अमाउंट ऑफ इनिशियल, एक तो आपका प्राइमरी डिपॉजिट और एलआरआर का रोल रहता है। उसके बाद जो हम दो अजम्पशंस लेते हैं कि एक तो सिंगल बैंक इकोनॉमी होगी, यानी कि सिर्फ एक ही बैंकिंग यूनिट है, ऐसे मल्टीपल बैंक्स नहीं हमारी इकोनॉमी, और जो भी पैसा एक जगह से निकल रहा है, कोई कैश नहीं इकोनॉमी, एक पैसा जहाँ अगर एक बैंक अकाउंट से निकल रहा है तो वो किसी और जगह दूसरे, लाइक बेसिकली दूसरे के बैंक अकाउंट में जा ही रहा है, ठीक है। तो अगर एक तरफ से पैसा निकल रहा है तो दूसरी तरफ से आ ही रहा है वो पैसा घूम के, ठीक है। तो ये दो अजम्पशंस हम लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, लेट इनिशियल डिपॉजिट भी 10,000, एलआरआर 20% है, ठीक है। एलआरआर का उसका जो हमारा मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला भी जो होता है हमारा 1/LRR, ठीक है। ये लगाया हमने तो 0.2 भी आ गया इधर आगे। ओ सॉरी, ये नहीं, ये अगर हम लगाएंगे मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला तो आपका आंसर जो है 5 आ जाएगा इसमें, क्योंकि 1/20% लगाएंगे जब हम, तो इसका आंसर आपका 5 आ जाएगा। एंड हमारा जो टोटल आपका जो क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है, टोटल मनी क्रिएटेड का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो यही होता है आपका इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, ठीक है। हमारे केस में इनिशियल डिपॉजिट जो है हमारा 10,000 है, ठीक है, इंटू 5 जो हमारा 1/LRR है इज इक्वल टू 50,000, ठीक है। वो आप देख सकते हो इधर। एंड ये पूरा एग्जाम्पल हमने दिखाया हुआ है 1 से लेके राउंड तक सारे। टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला ये रहा, 1/LRR इंटू प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट, कुछ भी आप कह लो, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये रहा। अब आगे देख लो, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ एंड क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि जितना हायर आपका क्रेडिट या आपका प्राइमरी डिपॉजिट रहेगा उतना हायर आपका क्रेडिट क्रिएशन होगा, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप की, अगर एक इनिशियल डिपॉजिट बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन या भी बढ़ेगा। उसके बाद आपका इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन एलआरआर एंड क्रेडिट क्रिएशन, जितना हायर एलआरआर उतना कम क्रेडिट क्रिएशन, जितना कम एलआरआर उतना हायर क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनी एंड बैंकिंग का दूसरा क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये बहुत ज़्यादा अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से आपसे ये एज अ होल भी पूछा जा सकता है, वरना आपसे जो है इसके अंदर जो है ये जो 3 अथॉरिटीज़ हैं, ये जो 3 आपके बैंक के फंक्शंस हैं, इनको अलग अलग भी पूछा जा सकता है। जैसे हाँ, बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है आपसे। हाउ इज सेंट्रल बैंक, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर, ऐसे करके आपका क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपको ये 3 चीज़ें एक्सप्लेन करनी होंगी। या कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, जो अभी मैं आपको अगले अगले ही स्लाइड में दिखा दूंगा, क्योंकि वो अगेन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके सब पार्ट्स वगैरह आते हैं। तो अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें इतना ही आएगा, आपको इनको बस अंदर ही अंदर एक्सप्लेन करना है, लाइक सबको एक्सप्लेन करना है। करेंसी अथॉरिटी की, आरबीआई कैसे सोल करेंसी अथॉरिटी है, बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट कैसे है वो, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, क्या आरबीआई जो है हमारा मनी सप्लाई और क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके, और लास्ट में कि हाउ इज इट अ बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर, ठीक है। कि एक तो वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, कि जब भी कमर्शियल बैंक के सबसे पास फंड्स खत्म होने वाले होते हैं तो वो आरबीआई की तरफ जाता है, यू नो, एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, की हमारे ले कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, वैसे ही। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ आरबीआई। ये इस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक की बात करता है, ठीक है, इस फंक्शन की बात। तो व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ आरबीआई। तो 2 टाइप के हमारे पास जो है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, एक तो क्वालिटेटिव और एक तो क्वांटिटेटिव आते हैं हमारे पास, ठीक है। जब हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं तो हमारे पास रेपो रेट आ जाता है, हमारे पास बैंक रेट आ जाता है, हमारे पास रिवर्स रेपो रेट आ जाता है, हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है सारी चीज़ें आपकी क्वांटिटेटिव के अंडर आ जाती हैं। इन सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इनमें से कोई 2 या 1 के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। सिर्फ ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में पूछा जा सकता है, ये लास्ट ईयर के बोर्ड में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे। रेपो रेट के बारे में और रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंगल सिंगल, ठीक है। ये इसे मिला के आना की कम चांसेस रहती हैं, सिंगल सिंगल की ज़्यादा आ जाती हैं। सिमिलरली क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 है यहाँ पे,
मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सिचुएशन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो ये हमारे टोटल 8 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल हैं जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक के पास अवेलेबल होते हैं, और इनको हमने डिवाइड कर दिया फर्दर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, तो ये अगला चैप्टर है हमारा, काफ़ी लेंदी है। इसमें ऑब्वियसली एक आपके जो दो बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आपके एडीएएस और एसआई अप्रोच वाले, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वो मैं इसमें कवर नहीं करूँगा क्योंकि दैट इज़ वेरी सिंपल, वो आप सबको आता ही होगा, आपने सब ने अभी तक 100 बार पढ़ लिया होगा। बट इसमें जो हमारा मेन इसके साइड में जो मेजर टॉपिक्स हैं, पहला तो ये है जो काफ़ी एक फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है, शो द डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, की हाउ टू डेराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, ऐसे भी आ सकता है। तो पहले तो बस ये एक सिंपल लाइन में इंट्रोडक्शन वगैरह करते हुए, ठीक है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस फॉर्मूला वगैरह सारे इंट्रोड्यूस करते हुए, उसके बाद कंजम्पशन एंड सेविंग रिलेशनशिप बताया है हमने। ठीक है, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं पूरा डायग्राम भी बनाया हुआ है, इधर आपको डायग्राम बना के आना पड़ेगा अगर आपके साथ से आया। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन दिखाने के साथ साथ आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर इसी को एक्सप्लेन करते हुए चले जाना आगे पूरा। ठीक है, तो पहले कंजम्पशन एंड सेविंग रिलेशनशिप इधर आ गया, उसके बाद हम देखते हैं कंजम्पशन कर्व को एक्सप्लेन करते हुए, कंजम्पशन कर्व की सारी बातें जो हमारा ये ऊपर वाला कर्व है, उसके बाद डेरिवेटिंग द सेविंग कर्व, सारे पॉइंट्स वगैरह, एंड सेविंग कर्व नीचे आप देख सकते हो इधर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स कवर करके आना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ये उल्टा भी आ सकता है सिमिलरली, कि शो द डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, ऐसे भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं आप, एक्सप्लेन द वर्किंग्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे आपके पास सिंपल से न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आ सकते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में 1 मार्क का भी न्यूमेरिकल आ जाता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो दैट इज़ आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, ये रहा, आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास एमसीक्यू की फॉर्म में मल्टीप्लायर के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, और पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है एक्सप्लेनिंग हाउ द मल्टीप्लायर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। 3 मार्क में या 4 मार्क में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सिमिलरली देखो, पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो है डेफिनेशन वगैरह देते हुए उसकी फॉर्मूला हमने लिख दिया, उसके बाद हमने एग्जाम्पल वगैरह शुरू करा, एग्जाम्पल वगैरह को एक्सप्लेन करते करते, एक एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करते करते हमने एग्जाम्पल को इंक्लूड और अपना आंसर खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, डिफाइन इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। इस पे आपको ग्राफ बनाने के लिए भी बोला जा सकता है, यानी कि जो आपका डायग्राम है वो भी बनाने के लिए बोला जा सकता है आपका, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप को दिखाते हुए। बट सिंपल लेवल पे इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन और डिफ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन ये रही। उसके बाद गवर्नमेंट बजट की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के और भी काफ़ी क्वेश्चन हैं जो आप लोग पढ़ रहे होगे। अगर किसी को भी उसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन करो, एंड मैं ट्राई करूँगा सारे से सारे आपके जो भी डाउट्स हैं जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएं, ताकि आपको पेपर से पहले कोई दिक्कत ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी को भी कोई डाउट हो, आज के आज ही आप ड्रॉप करो, इस वीडियो को देख रहे हो, जब भी देख रहे हो इसके नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो। और कल हमारी जो है इंडियन इकोनॉमिक्स पे भी वीडियो आ जाएगी, इंडियन इको के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पे जो है आपकी वीडियो आ जाएगी जल्दी से जल्द, एंड वो भी हम कवर कर देंगे सारे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑल द चैप्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट बजट पे। ठीक है, हम गवर्नमेंट बजट पे आ जाते हैं। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गवर्नमेंट बजट का आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, इसमें आपके रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये आ जाते हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट ये हमारे हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, जब व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, अब कॉम्पोनेंट्स पढ़ते हैं ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो पहली बात तो कॉम्पोनेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, पब्लिक रिसीट्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। दोनों की डेफिनेशन हमने लिख दी। ठीक है, ये आप डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन हाउ बिग आपके आपका कितना वेटेज है क्वेश्चन का, उसके बेसिस पे जो है आप लेंथ ऑफ द आंसर डिसाइड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको पूरा दिया हुआ है कि अगर आपका 6 मार्क का भी क्वेश्चन आ जाए जैसे, तो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू राइट। ये नहीं, अगले आगे भी है। ठीक है, तो पब्लिक रिसीट्स की डेफिनेशन आ गई हमारे पास, पब्लिक एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन आ गई आपके पास। उसके बाद हम बढ़ते हैं इनके कॉम्पोनेंट्स पर। ये मैंने यहाँ पे बस समअप करते हुए आपको ईजी से बताया हुआ है, आपको इनको इलेबोरेट करके अच्छे से लिखना है। ये मैंने एक टैबलेट फॉर्म में दिखा दिया है ताकि इट इज़ ईजियर फॉर यू टू जस्ट सम दिस अप एंड रिवाइज। ठीक है, तो पब्लिक रिसीट्स की हम बात करते हैं तो रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स आ जाती हैं उसमें। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स में डू नॉट लीड टू रिडक्शन ऑफ एसेट और क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी। कैपिटल रिसीट्स की बात करें, लीड टू रिडक्शन ऑफ एसेट और क्रिएशन ऑफ लायबिलिटीज। रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर कॉम्पोनेंट्स क्या क्या आ जाते हैं, टैक्स,
टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। टैक्स में आ जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, नॉन टैक्स में आ जाता है कमर्शियल रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव, ग्रांट्स एंड एड, इन्वेस्टमेंट इनकम और एस्चीट। उसके बाद कैपिटल रिसीट्स में आ जाती हैं आपकी बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम अदर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर की तरफ। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज विच डू नॉट लीड टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स और रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो लीड टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस एंड सैलरीज हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स एंड रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर आपके गवर्नमेंट बजट का भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट न्यूमेरिकल्स हो सकता है। एमसीक्यू की फॉर्म में एक एक मार्क के न्यूमेरिकल्स आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट पे। आपको जैसे इस क्वेश्चन में इसके अगले क्वेश्चन में आप देखोगे आपको ऐसे रेवेन्यू रिसीट्स भी जो है कैलकुलेट करने को बोली जा सकती हैं। तो ये दो न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक से ही हैं, ये संदीप गर्ग से, ये प्रीवियस पेपर्स में भी आ चुके हैं। और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सिंपल कैलकुलेशन से रिलेटेड एमसीक्यू की फॉर्म में काफ़ी सालों में आते रहते हैं, हर साल एक ना एक आता ही रहता है। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, तो इन्हें भी अब कवर कर लेना। यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए बोला है बस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोरोइंग्स, रेवेन्यू रिसीट्स और इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला पहली बात तो यहाँ पे हमने निकाला। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, बड़ा सिंपल सा है, इससे हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे हमने देख ली। उसके बाद फिजिकल डेफिसिट जब हम देखते हैं, फिजिकल डेफिसिट क्या होती है, बोरोइंग्स ही होती है हमारी, तो उसका हमने इधर निकाल दिया। उसके अलावा प्राइमरी डेफिसिट की जब हम बात करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट हमने इधर कैलकुलेट करी है, तो प्राइमरी डेफिसिट 15,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 10,000। तो यहाँ पे हमारा वो भी आ गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला लग रहे हैं, बट इसमें यहाँ पे हम साथ साथ रेवेन्यू रिसीट्स भी जो हैं कर रहे हैं कैलकुलेट। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट्स देख लेंगे अब इधर। अब आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स निकालने का वैसे तो इधर बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफिसिट दिया हुआ है। तो एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स हमें पता है डेफिसिट होता है, तो डेफिसिट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स। तो हमें रिसीट्स निकालना है, तो हम एक्सपेंडिचर को जो है डेफिसिट में से माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, सॉरी हाँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी। तो ये अब आ गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बजट के भी इतने ही हैं मेनली इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो है आपसे फिजिकल डेफिसिट पे ही बड़ा सवाल वगैरह पूछा जा सकता है, बट मेनली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन गवर्नमेंट बजट। अब आ जाते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बीओटी एंड बीओपी पे डिफरेंसेस बताए हुए हैं इधर। ठीक है, जितना भी आपके मार्क का क्वेश्चन है उसके बेसिस पे आप पॉइंट लिखाओ, 3, 4, 5 जितने भी। एंड देन हमारे पास आता है ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स में डिफरेंस। इसका डिफरेंस जो है एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, या ये कभी कभार जो है असर्शन रीजनिंग की फॉर्म में आ जाता है कि आपको ऑटोनॉमस आइटम्स का असर्शन दे दिया एंड रीजन में कोई अकोमोडेटिंग आइटम की स्टेटमेंट दे दी या ऑटोनॉमस की दे दी, उसके बाद आपको जो है ऑप्शन टिक करना होगा। तो ये जो है असर्शन एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं करंट एंड कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं दोनों के। उसके बाद व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ठीक है, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, इंडिविजुअली पूछा सकता है कैपिटल अकाउंट के क्या कंपोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट के क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और साथ में कंबाइन होकर भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है आपके कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स और यहाँ पे करंट अकाउंट के हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लग रहा है कि स्पीड फास्ट जा रही है तो आप पॉज करो वीडियो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, समझो, कोई डाउट आए तो कॉमेंट सेक्शन में लीव कर दो, सब सॉल्व हो जाएगा। कोई ज़्यादा दिक्कत वगैरह होगी तो उस पर वीडियो वगैरह भी क्रिएट कर देंगे हम। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेस्ड ऑन दिस, इसी क्वेश्चन का एक काइंड ऑफ आप समझ लो ऐड ऑन ही है ये, कि इसकी जो नॉलेज जो भी आप इससे यहाँ से पढ़ोगे वो आपसे एक और तरीके से कैसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो आपसे पूछा जाता है क्लासीफाई वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, तो क्या जो फॉलोइंग यहाँ पे आपको जैसे ऑप्शंस दिए होंगे, सिमिलरली आपको पेपर में भी कोई 1 या 2 स्टेटमेंट दे दी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये करंट अकाउंट पे आएगी या कैपिटल अकाउंट पे आएंगी, और उसमें भी आपसे पूछ सकते हैं कि डेबिट या क्रेडिट साइड पे आएंगी, तो वो भी आपको बताना है। क्रेडिट
और डेबिट का भी आपको पता है, इनफ्लो आउटफ्लो जो रहता है, ठीक है। तो परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस बाय माइक्रोसॉफ्ट, इंपोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये आपके पास जो है 7 पार्ट्स हैं, इनको प्रैक्टिस करो, नीचे आंसर भी मैंने दिए हुए हैं। ऐसे और सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको ऐसे और क्वेश्चन चाहिए तो अपनी बुक में जाओ, बुक में आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर किसी को नहीं मिल रहे तो आप एक काम करो, नीचे बस कमेंट में ड्रॉप कर दो, मैं आपको लिंक वगैरह भेज दूंगा, ठीक है। वहाँ पे आपको इजीली सारे अवेलेबल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं फॉरेन एक्सचेंज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फॉरेन एक्सचेंज पे जब हम आते हैं तो पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एक्सप्लेन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में पूरा आपका क्वेश्चन बन जाता है बड़ा सा, ठीक है। ये पूरा आंसर है, ठीक है। इट रेफर्स टू सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, और सेंट्रल बैंक थोड़ा बहुत जो है इन्फ्लुएंस करता है थ्रू इंटरवेंशन, ठीक है। हाइब्रिड मोड है, ठीक है, इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको इंक्लूड करोगे इसमें, आपका पूरा क्वेश्चन नो मैटर कितने मार्क्स का होगा, सारा कवर अप करके आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रीजंस बिहाइंड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई के बिहाइंड रीजंस क्या होते हैं। तो हम फॉरेन एक्सचेंज डिमांड करते हैं फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, टूरिज्म, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स जो हमें अब्रॉड में भेजने होते हैं। समझ लो मैंने कोई अपनी कुछ पेमेंट वगैरह करनी है किसी टाइप की, कोई यूनिलैटरल ट्रांसफ़र बेसिकली अब्रॉड भेजना है, वैसा समझ लो। अगर मैं एज अ पेरेंट हूँ और मेरा कोई बच्चा जो है अब्रॉड में बैठ रहा है, पढ़ाई वगैरह कर रहा है, या ठीक है, या उसका बर्थडे आता है एंड आई नीड टू सेंड अ गिफ्ट, तो मैं जो है एक टाइप ऑफ गिफ्ट की फॉर्म में उसे भेज रहा हूँ कुछ, है ना, वहाँ पे तो ये एक यूनिलैटरल ट्रांसफ़र है। मैं गिफ्ट के अंदर थोड़ी एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरे को कोई कुछ वापसी मिलेगा, नहीं। तो इट्स अ गिफ्ट। ऐसे स्पेक्यूलेशन की फॉर्म में, स्पेक्यूलेशन इन द सेंस कि मैं आज सोच रहा हूँ कि यार मे बी कल जो है थोड़ा आने वाले टाइम में जो है इस करेंसी का प्राइस बढ़ जाएगा, तो मैं आज जो है इसे सस्ते में खरीद लेता हूँ, और जब आगे जाके बढ़ेगा देन आई कैन सेल इट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज, अगर मेरे को यहाँ बैठ के किसी बाहर की कंट्री में कोई एसेट वगैरह खरीदना है, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, ठीक है, कोई भी हमें लोन वगैरह अगर हमने किसी कंट्री से लिया हो उसकी रीपेमेंट के लिए भी हमें डॉलर्स वगैरह की, डॉलर या अदर फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, अगर मेरे को अब्रॉड से कोई भेज रहा है, ठीक है, मेरा समझ लो कोई रिश्तेदार वगैरह में कोई मिले गिफ्ट भेज रहा है। उसके बाद स्पेक्यूलेशन, सेम रीज़न, ठीक है। लोन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कोई अगर हमें लोन दे रहा है, एंड ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड। कई कंट्रीज समझ लो, कभी बार क्या होता है ऐसा, कई कंट्रीज समझ लो कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं या कोई प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही होती है, तो अदर कंपनीज क्या करती हैं, उन्हें एड और ग्रांट्स वगैरह जो है सेंड करती हैं, राइट, ताकि उनकी इकोनॉमी थोड़ी बच पाए, उनके लोगों का बेनिफिट वगैरह हो पाए। उस सब के लिए कोई डोनेशन या ग्रांट्स वगैरह जो होती हैं, उस केसेस में फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है। तो ठीक है, इससे भी जो है आपके एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जांपल देके कि सप्लाई और डिमांड के रिलेशन में, ठीक है। बाकी उसके बाद आपका फॉलोअप क्वेश्चन एक और बन जाता है, रीज़न बिहाइंड राइज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों बढ़ सकती है कंट्री में, कि ऐसे मैं एज अ सिटीजन ज़्यादा डिमांड कब कब करूँगा फॉरेन एक्सचेंज की। तो यहाँ पे 3 रीज़न दिए हुए हैं। मैंने प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, अगर कोई फॉरेन करेंसी का जो है प्राइस गिर जाएगा तो मैं डिमांड ज़्यादा करने लगूंगा। अगर समझ लो मेरे पास समझ लो 80 रुपये है, पहले 80 रुपये में $1 आता था, ठीक है, बट आज जो है 75 में आता है, तो मैं कहूँगा ना यार ख़रीद लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि पहले तो 80 था, क्या पता दोबारा बढ़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो मैं जल्दी से ख़रीद लूँगा। उसके बाद when a foreign currency becomes cheaper in terms of domestic country, it promotes tourism to that country. As a result, demand for foreign currency rises. तो ऐसे बड़ी सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली रीजंस बिहाइंड द राइज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, की फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कब बढ़ेगा, राइट, फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कब बढ़ेगा इन अ कंट्री। तो यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्ट बन सकता है, रीजंस बिहाइंड राइज एंड रीजंस बिहाइंड राइज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एज वेल, ठीक है। एमसीक्यू की फॉर्म में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं रिलेटेड में, आपको लाइक एक सिनेरियो वगैरह बिल्डअप करके दे देंगे। समझ लो कि एक कंट्री ए में ये चल रहा है, तो व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन द फॉरेन एक्सचेंज, तो आपको उसमें से ऑप्शन टिक करना होगा। इट विल हैव नो रिलेशन, इट विल लीड टू राइज इन सप्लाई, राइज इन डिमांड, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, what is the difference between appreciation and depreciation of the currency, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपली आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क में, 3 मार्क में, या आपसे एमसीक्यू के फॉर्मेट में किसी की भी जो है असर्शन एंड रीजनिंग के फॉर्म में आपको दिया जा सकता है। करेंसी डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन। सिमिलरली आपसे करेंसी रीवैल्यूएशन
एंड अप्रिसिएशन में डिफरेंस पूछा जा सकता है, या डीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन में, तो उसको भी प्रिपेयर करना, ठीक है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं आपको दोनों के, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल, ठीक है। हमने बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन अभी कवर कर लिए, गवर्नमेंट बजट, मनी एंड बैंकिंग, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम, सबके हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर कर लिए हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, आपने कहीं और से पढ़ा हो जो आपको समझ ना आ रहा हो, आपने कहीं और से कुछ ज़्यादा किसी रिसोर्स बुक या कोई अपनी टीचर वगैरह कोई पेपर वगैरह सॉल्व करते टाइम आपको कोई क्वेश्चन आया था जिसमें आपको डाउट हुआ, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, एंड हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है आपके पास डिटेल्ड सोल्यूशन उसका अवेलेबल हो, ठीक है। बाकी आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कल ही हमारी इंडियन इको पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक आ जाएंगी। ऑल्सो हमारा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से जो है हमारे CUET के बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको पहली बात तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप देख सकते हो इधर ही, यहाँ पे ऑफर्स आपके पास दिख रहे होंगे कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह के हमारे CUET रिलेटेड। तो ये अगर आपको लेने हैं तो आप ले सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके, सिंपली ह्यूमैनिटाज एट की, एंड वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे, एज वेल एज आपकी ट्यूशन क्लासेस भी शुरू हो रही हैं फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ही ऑफ CUET प्रेप, ठीक है। इसमें हम पूरा डिटेल में पूरा CUET का सिलेबस स्टार्ट से लेके एंड तक कवर करेंगे विद MCQ की प्रेपरेशन, आपको बड़े सारे MCQ देके चैप्टर वाइज टेस्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है, सब कवर होगा। वो आपको वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा एट द प्राइस ऑफ 999 ओनली, ठीक है, फॉर द होल मंथ, एंड आपके अच्छे से CUET प्रिपरेशन को कवर अप करा देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो आप लाइक कर दो, एंड अपने क्लास ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर दो जो प्रिपेयर कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, आपका कोई रिलेटिव वगैरह प्रिपेयर कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो उनके साथ भी शेयर कर दो, ठीक है। कल ही हमारी इंडियन इको की भी आ जाएगी, तो मेक श्योर टू कम बैक एंड वॉच दैट एंड प्रिपेयर दैट एज वेल। ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल।